ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक कह लें, पहले मैंने दो टॉपिक मिक्स किए थे, स्टेट चेंजेस, स्टेट चेंज इन स्टेट एंड अदर चेंजेस, चेंज इन मेल्टिंग पॉइंट, चेंज इन फिजिकल स्टेट्स, और कोई भी केमिकल, इवन केमिकल चेंजेस सम टाइम, जहाँ पर केमिकल बॉन्ड ब्रेक होते हैं, मैंने आपको बताया था। और एक और नया फार्मूला मैंने आपको बताया था कि दिस वन, अगर आपसे गैस के ऊपर कोई प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम का कलेक्टिव अगर कोई इफेक्ट पूछ लें, इम्पैक्ट पूछ लें, तो आपने ये वाला जो है वो यूज़ करना है। उसके बाद नाउ टुडे एक ह्यूमंगस टॉपिक है, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। यू नो, एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर है, बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर एक दूसरा चैप्टर है। मैंने दोनों को जर्नली मिक्स किया हुआ है। पहली तो बात है कि यू आर फेमिलियर विद दिस फार्मूला, दैट इज द न्यूट्रॉन। फॉर एग्जांपल दिस वन, न्यूट्रॉन, A is equal to Z प्लस N। एक और फार्मूला है कि E इज इक्वल टू, वेट करें कोई आया है शायद, जी। सो E इज इक्वल टू बेसिकली Z माइनस चार्ज। तो ये दो फार्मूलाज हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, जितने भी एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के हवाले से, जहाँ पर भी आपने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालने हों, मैस निकालना हो, स्पेशली ये चार इंफॉर्मेशन वो आपसे पूछते हैं, या वो पूछते हैं कि किस में इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं, किन में न्यूट्रॉन्स इक्वल हैं, किस में प्रोटॉन ज़्यादा हैं उसके इलेक्ट्रॉन से, किस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं उसके प्रोटॉन से, किस में न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं उनके इलेक्ट्रॉन से, वगैरह कुछ भी कंपैरिजन हो। तो सो वेन एवर दे आर आस्किंग अबाउट द कंपैरिजन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, तो बस यही दो फार्मूलाज यूज़ करने हैं, यहीं से अपना आंसर निकालना है। आपको पता है मैं आगे प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग, जो आजकल, जैसे मैंने कहा कि मैं 2023 से 2025 के क्वेश्चंस को आपके साथ एड्रेस कर रहा हूं, तो बेसिकली आजकल वो आइसोटोपिक अबंडेंस या आइसोटोपिक मैस बहुत ज़्यादा पूछते हैं, एंड स्पेशली हाउ टू कैलकुलेट द AR, रिलेटिव एटॉमिक मैस कैसे मालूम करते हैं जब आपको आइसोटोपिक अबंडेंस गिवन हो। तो वो डायग्राम में, सम टाइम डायग्राम की फॉर्म में देते हैं, सम टाइम डायरेक्ट आंसर्स, डायरेक्ट वैल्यूज़ देते हैं। तो जो भी हो, किसी भी सूरत में हो, तो आपने इसी फार्मूला को यूज़ करना है। एक और चीज़, इन माय ओपिनियन, मुझे लगता है ऐसा है कि आपके पास जो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं वो आपने याद करने हैं, उनके मैसेज भी, वन इज़ ऑफ 35 एंड अदर वन इज़ ऑफ 37। इसकी परसेंटेज है 75%, दुनिया में नेचुरली पाया जाता है, मौजूद है, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन 25%। तो ये जो परसेंटेज है ये जर्नली अगर आपको आएगी, हो सकता है वहाँ गिवन भी हो, लेकिन अगर गिवन ना हो तो उस वक्त आपको ये बहुत हेल्प आउट करेगी। तो आइसोटोप से, उसकी परसेंटेज से हम मैस निकालते हैं, एवरेज मैस निकालते हैं। एक होता है AMU, एटॉमिक मैस यूनिट, वो भी मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। AMU एक न्यू टर्म है, अक्सर पूछ रहे होते हैं। तो AMU इज़ बेसिकली द मैस ऑफ 1/12 of 1 एटम ऑफ कार्बन 12, इसको 1 AMU काउंट करते हैं। और ये स्टैंडर्ड है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट और एलिमेंट के मैसेस को मेजर करते हैं, तो इसलिए हम उनको रिलेटिव एटॉमिक मैस कहते हैं। तो अब याद रखें कि कार्बन 12, कार्बन 12 आइसोटोप है एक, उसको लें, एक एटम लें, 1 एटम, सिंगल एटम, उसके 12 हिस्से करें, लेट्स सपोज, उसका जो 12वां हिस्सा होगा, 1/12 बोलेंगे उसको, उसका जो मैस है उसको हम बोलते हैं, लिखते हैं, समझते हैं 1 AMU। और वो स्टैंडर्ड है हमारे लिए। हम उसी से बाकी एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं कि कोई भी एलिमेंट उससे कितना हैवी है या उससे कितना लाइटर, लाइटर वैसे नहीं होता, इससे जितने भी होंगे या तो इक्वल होंगे या इससे हैवी होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यानी मैं एक एटम किसी भी एलिमेंट का इससे कंपेयर करूं, सो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन एटम
is 16 times heavier than this one, 1/12 एटम ऑफ कार्बन 12। तो इसका आंसर होगा 16 AMU। तो कार्बन के मुकाबले में कंपैरेटिवली इसका आंसर 16 आया है, और इसको उसी में हम ग्राम्स में भी कन्वर्ट करते हैं, ये लिख सकते हैं। अगर इसके मोल लेंगे, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास भी यही होगा, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास भी यही सिमिलर होगा। इसी को हम ग्राम्स में भी लिखते हैं। अगर मोल की बात करें, मोल, 1 मोल ऑक्सीजन लें, एटम्स परचेज करें किसी शॉपकीपर से, उसका मैस करेंगे 16 ग्राम। 16 ग्राम इज नॉट द मैस ऑफ सिंगल ऑक्सीजन एटम। एक एटम जो आंख से नजर नहीं आता, उसका मैस 16 ग्राम कैसे हो सकता है? उसका मैस 1 ग्राम भी नहीं हो सकता। इट मीन्स दैट इज द मैस ऑफ 1 मोल, जिसमें बहुत सारे ऑक्सीजन एटम हैं। आई मीन 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 एटम्स। अगर इतने एटम्स होंगे तो उनका मैस 16 ग्राम होगा। खैर, तो बेसिकली ये था 1 AMU। सिमिलरली आपने अगर आपको परसेंटेज अबंडेंस गिवन हो या कोई डायग्राम गिवन हो जहां से आप चेक कर सकते हैं, या चूज कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि कितने Cl लेट्स सपोज 37 वाले खड़े हैं, इसमें कितने Cl 35 वाले खड़े हैं, तो उनको सेम उसी नंबर को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट मीन बस वही आपका नंबर है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक एग्जांपल ट्राई करता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। जस्ट हैव अ लुक, जो मैं अभी कहना चाह रहा हूँ। सो इंशाल्लाह जस्ट आपको समझ आ जाएगी। अभी लोग आ रहे हैं जी। देखिए, मेरे पास एक डायग्राम है जिसके अंदर Cl 35, Cl 35, Cl 35, Cl 35, फॉर एग्जाम्पल मैं सारे Cl इस वक्त 35 के लिख रहा हूँ, एंड डन Cl 35, Cl 30, ये मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल। सिमिलरली वहाँ पर मैं Cl 37 भी यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ, या पुट कर देता हूँ। Cl 37, Cl 37 एंड बस जस्ट ऑल। तो एक डायग्राम है जिसमें ये परसेंटेज गिवन है आपको, एक डब्बे के अंदर Cl 35 वाले भी गिवन है, Cl 37 भी गिवन है। ये परसेंटेज नहीं है, दैट इज नॉट परसेंटेज। क्यों? ये टोटल 100 नहीं है। तो कोई बात नहीं, फार्मूला में अगर आप परसेंटेज नहीं लगा सकते हैं तो कोई इशू नहीं है। आपको ज़रूरी भी नहीं है कि आप परसेंटेज लगाएं, आप अबंडेंस लगाएंगे, रेशो लगाएंगे उसकी। अब देखें टोटल कितने हैं, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 हैं। उनमें से देखिए, अब मैं AR मालूम करने जा रहा हूं। फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा, जो डाटा गिवन है उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं। सो Cl जो 35 वाले हैं उनके नंबर्स क्या हैं, तो दे आर 7 इन नंबर्स, हमने काउंट किए हैं, ये 7 हैं 35 वाले, तो मल्टीप्लाई बाय 7, प्लस जो 37 वाले हैं वो कितने हैं 37 मल्टीप्लाई बाय जस्ट 2 हैं वो, इनटू 2। अब ये परसेंटेज नहीं है, तो अब हम डिवाइड बाय 100 नहीं करेंगे, अब हम डिवाइड बाय इन 2 नंबर्स का सम करेंगे। इन टोटल का हम सम करेंगे कि ये टोटल हैं कितने, तो ये टोटल 9 हैं जी। हम डिवाइडेड बाय 100 क्यों नहीं करेंगे? क्या कह रहे हैं? हम डिवाइडेड बाय 100 क्यों नहीं करेंगे? गुड क्वेश्चन। पहले एक साहब आए हैं, उनको इंटर कर लूँ। माहिर अहमद साहब की आंख खुल गई है माहिर अहमद की। देखिए, हमने टोटल उस वक्त 100 से डिवाइड करते हैं जब आपको परसेंटेज डाटा गिवन हो। टोटल क्या हो उस वक्त? 100। यहां नंबर टोटल आता है, टोटल अबंडेंस। अगर टोटल 100 हैं, 100 मीन टोटल 100, 100 अगर हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे। अगर टोटल 100 नहीं है तो 100 से डिवाइड नहीं करेंगे। आपने मैसेज के साथ, ये मैस है 35, ये मैस है 37, आपने इन मैसेज के साथ किन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है
उनको आपस में ऐड करना है आपने। वो 100 बनता है, वो 100 नहीं बनता है, इट्स नॉट योर्स प्रॉब्लम। आपने सिंपली जिन नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है मैसेज को, उन्हीं को आपने ऐड करना है और उन्हीं को आपने डिवाइड कर देना है। तो इस वक्त जो आपका आंसर आएगा दैट इज एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास। ये पूरा नाम इसका ये होता है, ये एवरेज मास होता है। हमने हर आइसोटोप को कंट्रीब्यूट किया है, किसी भी आइसोटोप को इग्नोर नहीं किया है। Cl की दुनिया में 2 आइसोटोप हैं, एक का मास 35 है, कुछ का मास जो दूसरी टाइप का है आइसोटोप है उसका मास 37 है। तो मैं 36 लिखूंगा खाली, या सॉरी 35 लिखूंगा या 37, दैट इज नॉट जस्टिफाइड। तो आंसर जो हम लेते हैं वो तमाम आइसोटोप को कंट्रीब्यूट करवाते हैं, जिसमें तमाम आइसोटोप्स की कंट्रीब्यूशन होती है। तो उन दोनों का, सभी का एवरेज मास जो है वो वहां पर लिया जाता है। So now once again come towards the next one। तो इस तरह आप AR निकाल लेंगे, that is the relative atomic mass। ये relative atomic mass आपका निकल आएगा। जो हम जनरली यही नंबर बेसिकली आपको पीरियोडिक टेबल में नजर आता है। जो पीरियोडिक टेबल से आप नंबर यूज करते हैं, मैस नंबर लेते हैं, that is this one, that is called relative atomic number and that is the average of the isotopes। ये आइसोटोप्स की बेसिक एवरेज होती है। नाउ कम टूवर्ड्स वंस अगेन द नेक्स्ट पॉइंट। यू नो आयोनिक चार्ज चेंजेस व्हेन इलेक्ट्रॉन नंबर एंड चेंजेस नॉट द प्रोटॉन नंबर। अभी नॉर्मल जो एटम है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जितने भी एलिमेंट्स नॉर्मली दे आर लाइंग इन द पीरियोडिक टेबल वो नॉर्मल हैं। उनमें देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर सिमिलर इन नॉर्मल एटम। लेकिन अगर ये सेम नहीं होंगे, इफ दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, तो दैट विल बी द बेसिकली एनाइन। वो आइन बन जाएगा। वो केटाइन हो सकता है, वो एनाइन हो सकता है। लेकिन कभी भी एनाइन या केटाइन में प्रोटॉन नंबर नहीं चेंज होता, प्रोटॉन नंबर सेम रहता है। अगर आपने देखना है तो इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर करने हैं या इलेक्ट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन कंपेयर करने हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आपने कोई भी क्वेश्चन आए एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्पेशली, तो आपने क्या करना है, वहां के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इसको जी भी बोलते हैं, जी वो मालूम करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करने हैं, एटॉमिक मास डायरेक्ट लिखा हुआ होगा या इंफॉर्मेशन गिवन होगी P+N वो मालूम करना है। तो आपने ये सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल इन फास्फोरस 13 इट कंटेन्स 15 प्रोटॉन्स, 16 न्यूट्रॉन एंड 15 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह की बाइफर्केशन भी आपको आनी चाहिए। ओके, एक और टर्म हम यूज करते हैं, शायद आपको पहले पता होगा, जहां पर भी कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड का एक और नाम है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डेड पेयर्स को या कोवलेंट बॉन्ड को, यानी कि बेसिकली इसको बॉन्डेड पेयर भी बोलते हैं, जिसने बॉन्ड बनाया हुआ है। 3 टर्म यूज करते हैं एमसीक्यूज जो मैंने देखे हैं लास्ट टाइम, जो मुझे लगा कि आपको बताऊं कि एक कोवलेंट बॉन्ड के लिए कोवलेंट बॉन्ड भी लिखते हैं, उसके लिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिखते हैं, उसी के लिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी लिखते हैं। और जो बॉन्डेड नहीं होते उनको नॉन बॉन्डेड या फिर हम उनको लोन पेयर लिखते हैं। नॉन बॉन्डेड और लोन पेयर, उनके लिए लोन पेयर का वर्ड हम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अमोनिया है NH3, सो हियर इट इज, जिसको इस तरह 2 डॉट के जरिए शो करते हैं या 2 क्रॉस के जरिए, दैट इज कॉल्ड लोन पेयर। और जिनको इन लाइन के जरिए शो करते हैं, दीज आर कॉल्ड शेयर्ड पेयर, दे आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर, इट्स कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। 3 नाम हैं इसके। तो ये बॉन्ड पेयर या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से इट द कोवलेंट बॉन्ड, एंड दिस वन पेयर अबव पेयर इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये टर्म भी आपको आनी चाहिए। सिमिलरली इन केस ऑफ वाटर यू कैन सी दैट ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एंड ईच ऑक्सीजन इज होस्टिंग 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इन पेयर्स का खास नाम मैंने अभी आपको बोला है, बताया है, दीज आर कॉल्ड
lone pairs. These two pairs, two lone pairs and two bond pairs. आपसे वो काउंटिंग भी करवाएंगे कि बताएं टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. एक तो वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एट द सेम टाइम दे मे आस्क टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो हाउ टू डू दिस, बेसिकली ईजी है वैसे तो आपने अगर स्ट्रक्चर गिवन नहीं है तो स्ट्रक्चर बनाओ. अगर लिखा हुआ है H2O और उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पूछे जा रहे हैं, बॉन्डेड भी और टोटल भी, तो पहला काम इस तरह का एक लीविस डायग्राम या स्ट्रक्चर आपको ड्रा करना चाहिए. सो पानी H2O, इसके ऊपर दो लोन पेयर्स, राइट, एंड टू बॉन्ड पेयर्स. सो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं? ये जो एक लाइन है आपके सामने, सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स. इट मींस दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, 2 यहां पर हैं, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर इक्वल टू 4. 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इस पूरे मॉलिक्यूल. अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ये तो थे बॉन्डेड, अब टोटल कितने हैं? तो उसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल पर जाना है. इधर बैठ के टाइम नहीं ज़ाया करना है. तो देखें, आपने वहाँ से प्रोटॉन नंबर देखना है, क्योंकि न्यूट्रल एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका 1 है, हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर 1 है, तो 2n/1 प्लस, ये मैं मैस नहीं निकाल रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा हूँ, राइट. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, नॉट मैस नंबर, वो 8 है, सो 8. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो बताने हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं. बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बताने हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं. देखिए, कुछ इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल, फर्स्ट शेल में खड़े होते हैं, जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते. बॉन्ड कौन बनाता है? आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन. लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, वो कोई भी हो, कोवलेंट हो, आयोनिक हो या मेटालिक हो. तो बेसिकली वो शो नहीं होते, आम फार्मूलाज में वो हिडन होते हैं, वो छुपे होते हैं. तो आपने टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए आपने पीरियोडिक टेबल चेक करनी है. पीरियोडिक टेबल विल लेट यू नो कि हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. फिर अगर वो पूछते हैं, वैसे आई डोंट थिंक सो कि वो आपसे पूछेंगे लोन पेयर, बहरहाल ऑन द सेफ साइड यू मस्ट नो हाउ टू फाइंड द लोन पेयर. तो वो आपने डायग्राम से निकालने हैं. तो पहला बेसिक मेजर फैक्टर इज दिस डायग्राम. ये ड्रा करें, इससे लोन पेयर निकालेंगे, इससे बॉन्ड पेयर निकालेंगे, लेकिन टोटल पेयर यहां से नहीं निकालेंगे. तो लोन पेयर यहां पर 2 है. सो दीज टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी आस्क्ड. जी, कोई क्वेश्चन है? इलेक्ट्रॉन्स पूछ सकते हैं? जी बिल्कुल पूछ सकते हैं. ओके सर, वो मैं खुद से प्लस कर देगी डायग्राम बना के. वो आप अगेन डायग्राम बनाएंगे. फिर आप अगर वो लेट्स सपोज ऑक्सीजन का पूछते हैं या डायग्राम नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, फिर आप अगेन यू विल मूव टू द पीरियोडिक टेबल एंड यू विल सी द ग्रुप नंबर्स. अब हाइड्रोजन का कोई ग्रुप नहीं है, वैसे हमें पता है कि उसकी आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्सीजन का जो ग्रुप नंबर है वो कितना है? 6 है. तो उसकी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6. तो इन दोनों को मिला के 2 हाइड्रोजन हैं, 1 ऑक्सीजन है, तो ओवरऑल हाउ मेनी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 8. ऑक्टेट मुकम्मल होगा. वैसे जो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम होते हैं, और डॉट एंड क्रॉस हो सकता है वो आपको गिवन हो या आपसे पूछ लें, बहुत कम पूछते हैं, वैसे P2 में ज़्यादा पूछते हैं डॉट एंड क्रॉस. तो उसका भी बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब 2 एटम्स आपस में या 3 एटम आपस में मिल रहे हैं, तो सारे एटम ये कोशिश करते हैं कि उनके आखिरी शेल में 8 8 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में 8 पूरे हो ही नहीं सकते, उसका शेल ही एक है, एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम बैठ सकते हैं. तो बेसिकली अगर हाइड्रोजन नहीं है तो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, यानी एटम आपस में इस तरह की बॉन्डिंग करते हैं, इस तरह की अरेंजमेंट बनाते हैं कि उनके जब काउंटिंग करेंगे तो उनके बाहर आखिरी शेल्स के अंदर 8 8 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं. दे बिकम द स्टेबल यूनिट. वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल या स्टेबल आयन भी समटाइम होता है, आयन में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं. तो बहरहाल अगर आपने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं तो ग्रुप नंबर देखें, या वैसे डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ड्रा कर लें, फिर चेक कर लें कि टोटल कितने हैं, वो आप मालूम कर सकते हैं. 2 तरीके हैं आपके पास. ओके जी,
The next one, in a molecule of nitrogen N2, एक मॉलिक्यूल है, देयर आर बेसिकली ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, या एक मिसकंसेप्शन है जो मैं समझता हूं. बेसिकली हम इसको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, N2 जो मैंने लिखा है. लेकिन गौर से देखें, क्या मैं इसको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कह सकता हूं? इस वक्त यहां पर भी नाइट्रोजन के बाहर 3 बॉन्ड पेयर हैं. यहां पर भी नाइट्रोजन के बाहर each nitrogen is having 3 bond pairs. Yes. So can I call this combination as a triple bond? नहीं सर, Good. नहीं. क्यों? नहीं हो सकता क्योंकि सर इसके अंदर एक एटम के दरमियान सिर्फ एक वो है. Yes. ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है बिटवीन ओनली 2 एटम्स. कोई 2 चूज कर लें तो देखें 2 के दरमियान एक पेयर शेड हो रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक नाइट्रोजन का, लेट्स सपोज, या यूं कर देते हैं, क्रॉस लगा दें. तो यहां पर क्या है, यहां पर 2 काउंट करें तो 2 के दरमियान बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच साइड आर बीइंग शेयर्ड. सेम इज द केस विद ऑक्सीजन. डबल बॉन्ड का मतलब यह होता है कि सिर्फ 2 एटम हों, और वो अगर आपस में ओनली 2 एटम एट अ टाइम, आपने चेक करना है, अगर 2 एटम आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो वो डबल बॉन्ड. अगर 2 एटम आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होंगे, और इन्हीं को हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं या कहते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपसे पूछते हैं, अब आपने क्योंकि ऑर्गेनिक पढ़ ली है, तो जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है दैट इज बेसिकली द केमिस्ट्री ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल. ये सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल होते हैं. सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल. ये एक ही बात है, याद रखें. तमाम रूल्स जो कोवलेंट सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल पे अप्लाई होते हैं वो सारे रूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, किसी किस्म का हो, अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्कोहल हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, पॉलीएस्टर हो, पॉलीएमाइड हो, सभी पे लागू होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको C2H4 के लिए वो आपसे पूछ रहे हैं तो आपसे पूछें कि कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्डिंग में हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग में हैं, अगर हैं तो, और कितना टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने इलेक्ट्रॉन कोवलेंट कंपाउंड ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हिस्सा ले रहे हैं. तो वंस अगेन, जैसे मैं ऊपर आपको बता चुका हूं पहले, तो पहला काम आपने ही करना है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, कोई एसिड हो, फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, ये एसिड है, साथ डबल बॉन्ड भी है, एक यूनिक मॉलिक्यूल लिख देते हैं यहाँ पे, तो वो आपसे टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के पूछेंगे, तो आपने 2 2 2 2 जितनी लाइंस ड्रा की हुई हैं वहाँ पर 2 2 लिख के इसको काउंट कर लें. और फिर वो अगर पूछते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो पीरियोडिक टेबल पे जाएं और पहले बल्कि इसका फार्मूला लिखें कि इसमें कितने कार्बन हैं. इसमें 3 कार्बन हैं. इसमें कितने हाइड्रोजन हैं, और जो मोलेकुलर फार्मूला हम लिखते हैं, अब आपने लिखना नहीं है, वैसे चूज़ करना है. तो जनरली पहले कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन. इस स्टाइल में हम मोलेकुलर फार्मूला लिखते हैं. कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं, कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एक लिस्ट होती है, एक अरेंजमेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हैलोजन, सेम वही आपने करनी है. यहां पर आपका नाइट्रोजन नहीं है, F नहीं है, तो खाली ऑक्सीजन लिखेंगे. हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर? 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड O2. तो ये अब आपके पास फार्मूला बन गया है, मोलेकुलर फार्मूला. ये आना चाहिए आपको बनाना. इसको आप सिंप्लीफाई अगर कहते हैं तो आप कर सकते हैं, तो करें, तो वो एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा. एंड द सेकंड थिंग इज, अगर वो आपसे पूछते हैं कि हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो फिर आप कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 12 नहीं होते, 6 एक कार्बन में. इनटू 3 हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो +4, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, तो इनटू बेसिकली 2. तो इस तरीके से आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे. राइट. उसके बाद अगर आपको फार्मूला गिवन हो तो फिर भी उसी तरीके से आपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द फास्फोरस एटम, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ PCl3. अब इसने PCl3 नहीं लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल उसने लिखा हुआ है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड. तो सोचिए, इसमें एक फास्फोरस है
और 3 क्लोरीन है, तो पहले ये वाला फार्मूला डेवलप कीजिए, PCl3 बन गया। फिर आपको जैसे मैंने कहा है कि आपने स्ट्रक्चर ड्रा करना है, तो P सेंट्रल एटम होगा, जैसे हम डॉट एंड क्रॉस डायग्राम में पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप यूज करते हैं कि जिसकी वैलेंसी ज़्यादा हो उसको सेंटर में लिखते हैं, बाकी को हम बाहर लिखते हैं। तो ये बेसिकली PCl3 बन गया। फिर हम देखते हैं कि फास्फोरस कौन से ग्रुप में है और Cl कौन से ग्रुप में है। तो गौर से देखें तो फास्फोरस इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप नंबर 5। उसने अभी 3 इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं बॉन्डिंग के अंदर, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन 5 हैं, ज़्यादा हैं। 2 कहाँ गए? 2 जो हैं वो लोन पेयर की फॉर्म में इधर आपने बना लेने हैं, ये लिख देने हैं, ये समझ लेने हैं। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन हर Cl के पास एज इट बिलोंग्स टू द ग्रुप नंबर 7, इसकी आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप वो 7 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लें, ताकि आप जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसमें कोई गलती ना करें। यहाँ पे ऑप्शन है, एक टिक करना है। यहाँ एक डिसएडवांटेज ये भी होता है यहाँ पे कि आपने एक ऑप्शन गलती से भी टिक कर दिया है, थोड़ा सा भी गौर नहीं किया या ओवरलुक किया है, वो गया, हालांकि क्वेश्चन आपको आता था या आता होगा। तो अब आप लोन पेयर, टोटल मालिक्यूल के ऊपर लोन पेयर भी बता सकते हैं, जो मैंने लगा दिए हैं, क्रॉसेस और लोन पेयर। ये वाला भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर हैं, सारे लोन पेयर भी बता दें, शेयर्ड पेयर भी बता दें, टोटल इलेक्ट्रॉन भी बता सकते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछते हैं, स्पेशली 2023 और 2025 के इन बिटवीन इन्होंने ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ओके जी, नाउ द नेक्स्ट वन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में भी बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर पूछते हैं वो आपसे। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट टाइम भी शायद आपको, कि जब भी आपसे कोई फिजिकल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन पूछते हैं तो आपने बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर को देखना होता है कि बॉन्डिंग कौन सी है। बॉन्डिंग 3 है आपके सिलेबस में, कोवलेंट बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, राइट। इनमें से स्ट्रक्चर 2 तरह के होते हैं। 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर देयर। सिंपल स्ट्रक्चर वो कोवलेंट मॉलिक्यूल का होता है। कोवलेंट मॉलिक्यूल के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ को सिंपल कहते हैं, एंड वेरी फ्यू जो कि आपके सिलेबस में है, कार्बन डायमंड, कार्बन ग्रेफाइट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इनका स्ट्रक्चर जॉइंट है। बाकी जितने भी मॉलिक्यूल आपके सिलेबस में गिवन हैं आपको या आपके सिलेबस का हिस्सा हैं, दे ऑल आर हैविंग सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आयोनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर जॉइंट होता है। आयोनिक कंपाउंड जॉइंट स्ट्रक्चर, मेटालिक या प्योर मेटल्स जो होते हैं जॉइंट स्ट्रक्चर। सिमिलरली जो मैंने 3 काउंट किए हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जॉइंट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कोई चीज़ गैस होगी, लिक्विड होगी, सॉलिड होगी, फिजिकल स्टेट, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछें तो आपने पहला काम ये करना है कि उनके स्ट्रक्चर्स पे, बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर पे गौर करना है। स्पेशली स्ट्रक्चर पे गौर करना है कि स्ट्रक्चर क्या है इसका। फिर देखना यह है कि जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या इसके बॉन्ड टूटेंगे या नहीं। तो सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल है तो बॉन्ड नहीं टूटेंगे। बाकी जो भी स्ट्रक्चर है, जॉइंट स्ट्रक्चर है, उसमें आयोनिक है, उसमें मेटालिक है, उसमें कोई और है, इसके अलावा जो भी स्ट्रक्चर किसी भी टाइप की बॉन्डिंग है तो उसमें बॉन्ड टूटेंगे, वीक होंगे, एंड सो ऑन। सो कोवलेंट, जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स कंटेन strong covalent bond throughout, hence large amount of energy is required to break them. Giant का मतलब क्या होता है? Giant स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जॉइंट का मतलब होता है मैनी। एक यूनिट के अंदर ऑलमोस्ट अनकाउंटेबल एटम्स हों, अगर आइंस हों, पॉजिटिव आइन हो या नेगेटिव आइन हो, एक यूनिट के अंदर बहुत सारी गैदरिंग हो, न्यूमरस क्वांटिटी के एलिमेंट्स खड़े हों, एक सिंगल यूनिट बना रहे हों, उसको हम, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जॉइंट। मीन बहुत सारे बॉन्ड हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ऊपर से हैं भी बहुत सारे, तो ज़ाहिर उनको तोड़ने में टाइम और हीट दोनों लगते हैं। दैट इज़ वाई दे आर गोइंग टू हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई boiling point. Silicon dioxide is a high melting point because, as I told you, has many giant structure, many strong covalent bond. Many या giant एक ही बात है, तो उसके अंदर बहुत सारे strong covalent bond होते हैं। तो उनको एक तो होते strong हैं,
दूसरा वो बहुत सारे होते हैं तो उनको तोड़ने में टाइम लगता है. डायमंड हैज जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर दैट इज एक्सट्रीमली हार्ड. दैट इज व्हाई दैट इज एक्सट्रीमली हार्ड. वो हार्ड क्यों है? अपने स्ट्रक्चर की वजह से है. हर कार्बन ने डायमंड में 4 बॉन्ड बनाए होते हैं अपने बाहर, तो टाइटली पैक्ड होता है वो. और कार्बन कार्बन बॉन्ड, यस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोवलेंट केमिस्ट्री में, कोवलेंट केमिस्ट्री की दुनिया में सबसे मजबूत बॉन्ड, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है. ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड है, ऊपर से स्ट्रक्चर उनका इंटरलॉक्ड है, हर कार्बन ने बॉन्ड बनाए हुए हैं. और ओवरऑल देयर आर मैनी कार्बन एटम, दोज आर लिंकिंग टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट. बहुत सारे कार्बन हैं, जॉइंट स्ट्रक्चर है, तो लिहाजा इसका स्ट्रक्चर ये दैट इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड. इसकी फिजिकल हार्डनेस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी. तो ये बेसिकली इसकी जो फिजिक है वो हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है. उसकी एक रीजन मैंने आपको बता दी है. सिमिलरली इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 4000 और प्लस में है मेल्टिंग पॉइंट, उसकी भी सेम यही रीजन है. जॉइंट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड. इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन. एक बात याद रखें कि जब भी वो इलेक्ट्रिसिटी की रीजन आपसे पूछता है कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर रहा है या क्यों कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो उसमें आपने देखना है कि वो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है. एलिमेंट पूछ रहा है या आयोनिक कंपाउंड पूछ रहा है. किसके बारे में क्वेश्चन है? आयोनिक कंपाउंड के बारे में क्वेश्चन है, तो आप लिखेंगे फ्री आयंस. फ्री आयन होंगे तो कंडक्ट करेगा. अगर आयोनिक कंपाउंड नहीं है, एलिमेंट है या कोई और कंपाउंड है, एलिमेंट एनी अदर कंपाउंड कोई और, तो आप लिखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स या डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. तो बेसिकली इस तरीके से आपने अपना आंसर चूज करना है. तो ये याद रखें कि आयोनिक फ्री आयंस की रीजन सिर्फ और सिर्फ चूज करते हैं या लिखते हैं इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड. ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्री और डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन. ये देखें, अब ग्रेफाइट इज नॉट एन आयोनिक कंपाउंड, तो यहां पर अगर उसमें से करंट गुजर रहा है तो उसकी रीजन है फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि डायमंड में नहीं होते, तो डायमंड ऐसा काम नहीं करता. मेटालिक बॉन्डिंग क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड, एक बात याद रखें जो बार बार पूछते हैं, मेटल्स या मेटालिक बॉन्डिंग, द मिक्सचर ऑफ मेटल्स, दे आर गोइंग टू हैव बेसिकली जस्ट पॉजिटिव आयन. मेटल में कभी नेगेटिव आयन नहीं होता, कभी भी, नेवर. मेटल्स कंटेन ऑलवेज पॉजिटिव आयन. पहली बात याद रखें. प्लस उनमें एक और चीज होती है, दैट इज सी ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन. इन्हीं की अट्रैक्शन को ये एक दूसरे को खींचते हैं बिकॉज ऑफ हैविंग ऑपोजिट चार्जेस. इसी की अट्रैक्शन को मेटालिक बॉन्ड कहते हैं. तो जहां ये अट्रैक्शन ज्यादा होगी वो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बन जाएंगे, लाइक एल्यूमिनियम है. और जहां ये अट्रैक्शन वीक होगी, पॉजिटिव आयन, स्टैटिक पॉजिटिव आयन एंड डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की इन बिटवीन अगर अट्रैक्शन कम होगी तो बेसिकली दैट मेटालिक बॉन्ड विल बी द वीकर वन. लाइक इन सोडियम, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, जैसे ग्रुप 1 के तमाम एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट 100 से कम होता है. Now the metal are malleable and ductile because layer of positive ion can slide to each other. तो malleability क्या है वो आपको पहले भी पता है. फर्दरमोर अगर वो आपसे पूछ लें तो उसमें पॉजिटिव आयन की लेयर, जैसे कि मैंने बोला है कि मेटल के अंदर नेगेटिव आयन होते नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव आयन होते हैं, तो उनकी लेयर्स को आप सेपरेट कर लेंगे. दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी. यानी आप किसी भी मेटल की लेयर को अलहदा कर लें, एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, जिससे हम वायर्स बनाते हैं, तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड, दैट फिनोमिना, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी. यानी कि मेटल डक्टाइल हैं, दे कैन सेपरेट और यू कैन सेपरेट देयर लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स. सेम इज द केस अगर आप उनके ऊपर हैमरिंग करते हैं, हथौड़े मारते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उनकी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती हैं, स्लाइड कर सकती हैं और उनकी हाइट उनकी थिकनेस में कमी आती है. दैट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी. और इस प्रोसेस में मेटालिक बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, जो दैट द पॉइंट इज टू बी नोटेड. जब भी आप किसी भी लोहे का एक पीस लें, उसके ऊपर हैमरिंग करें, हथौड़े मारें, वो बेचारा पतली एक छोटी सी प्लेट बन जाएगी, शीट बन जाएगी, लेकिन ये फिजिकल चेंज है, इट्स नॉट अ केमिकल चेंज.
उसमें मेटालिक बॉन्ड वैसे रहेंगे, उसी तरह स्ट्रांग रहेंगे, नेचर भी वही रहेगी, एंड सो ऑन. Metals are the good conductor of electricity because once again as I told you electrons are free to move. Electrons जहाँ delocalize होंगे वहाँ बिजली गुजरेगी. इलेक्ट्रॉन की रीज़न आयोनिक कंपाउंड में नहीं लिखनी. इलेक्ट्रॉन की रीज़न अदर देन आयोनिक कंपाउंड आपने चूज करनी है. हर वो सब्सटेंस जो बिजली कंडक्ट कर रहा है, अगर वो सब्सटेंस आयोनिक कंपाउंड नहीं है तो simply it is going to have free electron. Ionic bondings involve the transfer of electron from metal to the non-metal. कभी कभी ट्रांसफर नहीं भी होता है, कभी कभी यूनिक केस है, एक है आपके सिलेबस में, मैं बताता हूं आपको. लेकिन अक्सर क्या होता है कि when metal and non-metal come close together, metal loses electron. इलेक्ट्रॉन मेटल की खूबी है, एक प्रॉपर्टी है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है मेटल की कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है. मेटल कभी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, कभी भी नहीं. नो, नेवर, नॉट एट ऑल. गेन कभी नहीं करता. हाँ, कभी कभी शेयर कर लेता है. और ग्रुप 1 के मेटल याद रखें, दैट पॉइंट इज टू बी नोटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ग्रुप 1 के मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते, सिर्फ लूज करते हैं. यानी अगर कोई भी मॉलिक्यूल फार्मूला अगर लिखा हो और उसमें ग्रुप 1 का मेटल इन्वॉल्व हो तो समझ लें कि वहां पर उस मॉलिक्यूल के अंदर बेसिकली इन दैट यूनिट बेसिकली पॉजिटिव आयन, मेटल आयन इलेक्ट्रॉन लूज किया है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन किया. मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है. हाँ, कभी कभी वो शेयर करता है, वो एक डिफरेंट कहानी है, फिर मैं आपको बताऊंगा. लेकिन ग्रुप 1 का कोई मेटल हो तो अगर कहीं किसी कंपाउंड में खड़ा हो तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज करेगा, लूज करेगा, लूज करेगा. वो आयोनिक कंपाउंड होगा, आयोनिक कंपाउंड होगा, आयोनिक कंपाउंड होगा. तो ग्रुप 1 में वी आर डेड श्योर कि ग्रुप 1 के तमाम कंपाउंड क्लियरली, एब्सोल्युटली यू कैन से, एज फार एज ओ लेवल केमिस्ट्री इज कंसर्न्ड, वैसे तो कोई कंपाउंड भी एब्सोल्यूट नहीं होता, लेकिन आपके सिलेबस में अगर कहीं ग्रुप 1 मौजूद हो किसी फार्मूला में तो दैट इज एब्सोल्यूट आयोनिक कंपाउंड. याद रखना इस बात को आपने. नेक्स्ट थिंग इज दिस वन कि आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मीन आयोनिक बॉन्ड. तो स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड होते हैं एंड बेसिकली इनका स्ट्रक्चर भी क्या है, जॉइंट स्ट्रक्चर होता है. तो दो चीजें हैं, स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर को बोलते हैं. आप प्लस ऐड कर दें, उनका स्ट्रक्चर भी जॉइंट स्ट्रक्चर होता है. द फॉर्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स मस्ट बी बैलेंस्ड बाय देयर चार्जेस. फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कैल्शियम है और एक नाइट्रोजन है. वो कहते हैं कि इसका फार्मूला बनाएं, तो आपको मैंने पहले बताया हुआ है. वंस अगेन जस्ट हैव अ लुक. कैल्शियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 2, सो इट विल मेक 2 पॉजिटिव आयन. मेटल है, कभी भी नेगेटिव आयन नहीं बनाएगा. ये नॉन मेटल है तो ये पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है इसकी, या दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, ये नेगेटिव बनाएगा. और ग्रुप 5 का है तो ये 3- बनाएगा. प्लस माइनस विल कैंसिल आउट, ये बल्कि यूं लिखें 3-, जैसे मैंने 2+ लिखा है. प्लस माइनस विल कैंसिल आउट, 3 ओवर हेयर, 2 ओवर हेयर. तो अब जो फार्मूला बनेगा Ca3n2, कैल्शियम नाइट्राइड. तो अब इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आर इक्वल. अगर आप टोटल चार्जेस देखेंगे इस वक्त एट दिस टाइम तो 6 नेगेटिव और 6 पॉजिटिव. या अगेन आई एम राइटिंग इन डिफरेंट वे. तो अब चार्जेस बैलेंस हैं. तो बेसिक जो आयोनिक कंपाउंड बनता है उसका प्रिंसिपल भी यही है कि उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं. अब मैं आपको एक और बात बताता हूं कि कभी कभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं भी होता तो आयोनिक कंपाउंड बन जाता है. तो वो दुनिया में एक मॉलिक्यूल है जिसको आपने पहले पढ़ा हुआ है, अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव आयन. ये ऑलरेडी पॉजिटिव आयन है. ये जब बना था, इसकी एक बैकग्राउंड हिस्ट्री है, उसमें NH4 पॉजिटिव आयन बना था. ये जब ये किसी ऑलरेडी प्री मेड नेगेटिव आयन के सामने आएगा, they will start attracting each other and this bond is also called ionic bond. That is the only exceptional case in your syllabus. वैसे तो इसमें 2 बॉन्ड हैं, N और H के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, और इन 2 आयन के इन बिटवीन
आयोनिक बॉन्ड है। तो यहां पर कोई म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ है। दूसरी बात, इसके अंदर कोई मेटल आयन नहीं है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, याद रखें। सम टाइम मेटल भी नहीं होता, सम टाइम इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज भी नहीं होता, फिर भी वो कंपाउंड आयोनिक बन जाता है। उसमें आयोनिक कंपाउंड हम उसको कह सकते हैं एंड सो ऑन। सर अगर NaCl है उसमें तो सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा ना? किसमें? NaCl सर अगर है तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो नहीं होगा? NaCl, ये वाला क्या है? हाँ जी सर, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसमें भी नहीं होगा? होगा, ये मेटल है, इट्स मेटल। सर उसमें क्यों नहीं होगा सर? उसमें मेटल कोई नहीं है। पर सर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा सर? ये पहले ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। अमोनियम आयन कैसे बनता है ये एक अलग कहानी है, मैंने बताया आपको। लेकिन अगर कहीं से पॉजिटिव चार्ज आ जाए, आपने एक चीज़ फेंकी है डब्बे में, उसमें NH4 पॉजिटिव आयन है, एक और सब्सटेंस ऐड किया है उसमें Cl नेगेटिव आयन है, तो ये अपोजिट आयंस कैन कम क्लोज टुगेदर टू मेक एन आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्डिंग के लिए कहीं कहीं, यानी एक्सेप्शनल केस मैंने आपको बोला है, कहीं कहीं ये ज़रूरी नहीं होता कि वो आपस में म्यूचुअली ट्रांसफ़र करें, लेकिन NaCl में देयर इज़ द म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ व्हाई इट इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव आयन एंड इट बिकम्स नेगेटिव आयन। इससे पहले से पॉजिटिव चार्ज होएगा नहीं और Cl में भी नेगेटिव? नहीं, ऐसा नहीं होता। यानी कि अगर आप सोडियम का एक पीस ले लें सॉलिड, उसको Cl गैस के साथ, आई मीन दैट इज़ अ Cl गैस, क्लोरीन गैस के साथ हीट करें, तो उसके अंदर यहाँ पर वाइट सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा NaCl। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और यहाँ पर देयर इज़ अ म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हैपनिंग ओवर हियर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इसको, कि नोबल गैसेज हैव द फुल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक शेल एंड केमिकली अनरिएक्टिव। और देखिए एक टर्म यूज़ करते हैं, ये टर्म बेसिकली बताना यही ज़रूरी है, फुल आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, हालांकि नहीं होते हैं। मैं एक बार, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गैस है, नोबल गैस, एग्जैक्टली मुझे नाम इस पर याद नहीं है, उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तीसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अब तीसरा शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन थर्ड शेल, कितने बताइए? 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? 18 की। लेकिन नोबल गैसेस में अगर 8 हों तो हम उसको फुल मानते हैं। फुल का मतलब होता है स्टेबल। ये वर्ड मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है, बेसिकली आपके एमसीक्यूज में भी यही वर्ड यूज करते हैं, फुल आउटर इलेक्ट्रॉन शेल्स। इसका मतलब ये नहीं है कि 18 इलेक्ट्रॉन है या उस शेल की कैपेसिटी के मुताबिक है। यहां पे इट मीन्स दैट, इसका मतलब यह है, इससे मुराद यह है कि उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो नोबल गैस के आखिरी शेल में अगर पहली नोबल गैस है तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या होते हैं, बाकी तमाम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड दे आर सपोज टू बी फुल आउटर इलेक्ट्रॉन। फुल मीन नॉट फुल विद द नंबर्स, फुल मीन हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। जी हीलियम के पास तो एक नहीं है। हाँ, हीलियम के लिए मैंने बोला है 2 इलेक्ट्रॉन डुप्लेट, उसको भी फुल बोलेंगे। हीलियम का तो शेल ही एक है ना, उसमें तो वैसे फुल होंगे, उसमें मैक्सिमम आ ही 2 सकते हैं। गॉट इट? हीलियम का जो सिंबल लिखा हुआ है ऊपर 2 है, और मेरे पास वैसे ए लेवल की पीरियोडिक टेबल मौजूद है, ये एक सिंबल लिखा हुआ है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 2। हीलियम के पास शेल ही एक है, एंड वन शेल कैन होल्ड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो सर हम ये तो नहीं कह सकते कि मतलब हर एक नोबल गैस के पास फुल 8 इलेक्ट्रॉन्स और एक अपने लास्ट हम ये नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हर नोबल गैस का आउटर शेल फुल होता है। फुल का मतलब
18 या 32 नहीं होता, फुल का मतलब 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं फॉर नोबल गैसेस। गॉट इट? अगर नोबल गैस के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो हम उसका शेल फुल मानेंगे। अगर खाली हीलियम है, पहले वाला है, तो उसमें तो आ ही 2 सकते हैं, 2 हैं, तो इसको भी फुल इलेक्ट्रॉन शेल। मेरा फोकस जिस वर्ड पे है वो देखिए, मेरा फोकस है इस वर्ड के ऊपर, फुल इलेक्ट्रॉन शेल। कब होंगे? अगर इलेक्ट्रॉन एक शेल हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, तब भी यही वर्ड, यही टर्म यूज करेंगे। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तब भी यही यूज करेंगे, और यही वजह है, दैट इज द मेन कॉज ऑफ इनर्टनेस ऑफ द नोबल गैसेस। ओके, एनाइंस आर नेगेटिवली चार्ज आइंस। इसमें दे बेसिकली गेन्स इलेक्ट्रॉन, एंड केटाइन आर द पॉजिटिवली चार्ज आइन व्हेन दे लूज इलेक्ट्रॉन। तो केटाइंस क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हो, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और एनाइंस पे नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, केटाइन में इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन कम होंगे। The next thing is relative atomic mass suggests the presence of isotope. Basically, relative atomic mass का अगर आंसर फ्रैक्शन में है तो इसका मतलब ये भी होता है कि इस एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। कुछ एलिमेंट के आइसोटोप दुनिया में नहीं होते हैं, यस, लेकिन अक्सर के आइसोटोप होते हैं। और जहां पर भी हम आइसोटोप यूज करके मैथ्स का आंसर निकालते हैं, वो अक्सर आंसर AR फ्रैक्शंस में आता है, लाइक 35.5 फॉर Cl। क्यों फ्रैक्शन में है? बिकॉज दिस मैथ इज टेकन फ्रॉम द आइसोटोपिक अबंडेंस। क्योंकि Cl के आइसोटोप हैं, स्टेबल आइसोटोप हैं दुनिया में इसके, तो इसका आंसर फ्रैक्शन में इसीलिए आया है। व्हाट इज द AR? मैं आपको बता चुका हूं, AR इज रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली। बात दोबारा रिपीट कर देते हैं? जी सही है, आइसोटोप ऑफ फ्रैक्शन वाली बात सर। जी, आइसोटोप फ्रैक्शन में AR होता क्यों है, पहला एक क्वेश्चन है। वैसे आपके पास अभी प्रोडक्ट टेबल O लेवल वाला है, अगर आपके पास A लेवल वाला प्रोडक्ट टेबल हो तो बेसिकली आपको आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द मैसेज आर रिटन इन फ्रैक्शंस। पीरियोडिक टेबल में जब आप नेक्स्ट या हायर क्लासेस में जाएंगे तो बेसिकली मोस्टली आपके जो मैसेज हैं, आई मीन आपसे मुराद एलिमेंट के जो मैसेज हैं, दे आर रिटन इन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन में क्यों है? देखिए, मैथ्स का एक कंसेप्ट ये भी है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मैस, जो हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा है। तो क्या कोई प्रोटॉन आधा है? ये फ्रैक्शन में हो सकता है, ये न्यूट्रॉन फ्रैक्शन में हो सकता है? नो, ऐसा नहीं है। जहां पर भी आप देखते हैं या हम जब भी फ्रैक्शनल मैथ यूज करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक ही होता है कि आपने आइसोटोप से ही मैथ कैलकुलेट किया है। दैट इज नॉट द मैथ ऑफ सिंगल आइसोटोप, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सिंगल आइसोटोप का मैथ दैट इज टेकन फ्रॉम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विल बी द होल नंबर, राइट? लेकिन अगर आप एवरेज मैथ्स लेंगे स्पेशली, या आप उसको AMU की तरह या कंपेयर करके लिखेंगे, या उसकी परसेंटेज अबंडेंस इन्वॉल्व करेंगे, आई मीन, तो वो मैथ फ्रैक्शन में आएगा। एक से ज्यादा आइसोटोप यूज करके, उनकी फ्रैक्शन अबंडेंस यूज करके, उनकी परसेंटेज यूज करके जो मैथ्स निकाला जाता है, वो मैथ्स यूजुअली फ्रैक्शन में होता है, होल नंबर में नहीं होता है। या वो कभी आपसे पूछें व्हाट इज द रीजन ऑफ द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ दिस एलिमेंट, तो इसका मतलब यह है कि इसके डिफरेंट आइसोटोप, उनके मैसेज और उनकी परसेंटेज को मिला के एवरेज मालूम की गई है, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला यहां बताया था, ये वाला। इससे जो AR आता है इस तरीके से, वो फ्रैक्शन में आता है अक्सर, मोस्टली, यूजुअली, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सो ये कहानी है आइसोटोप की। आइसोटोप की वजह से जो मैथ्स निकालते हैं, जिसमें तमाम आइसोटोप पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें मैथ्स फ्रैक्शन में आ सकता है। AR दैट इज वेट एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ आइसोटोप। तो एक एटम का मास, किसी भी एटम का मास डिवाइड बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। पहले मैं पढ़ा चुका हूं कि एक एटम का मास कैलकुलेट करें या उसको कंपेयर करें किसके साथ? कार्बन 12 के 12वें हिस्से के साथ। कार्बन 12 का एक एटम लें,
एक एटम किसी और एलिमेंट का लें, कार्बन 12 के उस एटम के 12 हिस्से करें, उसके एक हिस्से के मुकाबले में दूसरे एटम फुल एक एटम का मास कितना बनता है, कितना हैवियर है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। ये एक दूसरी डेफिनेशन है। लेकिन AR कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। वो आइसोटोप से कैलकुलेट करते हैं और उसको एक्चुअली एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। तो ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। द लास्ट वन, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एग्जांपल इज हैविंग द स्ट्रॉन्ग डबल कोवलेंट बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल। वो पूछ सकते हैं कि बताएं CO2 का जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो कम क्यों है, हालांकि इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड है। यस, तो इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन जब भी आप इसको हीट करेंगे तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। क्या ब्रेक होगा? बिकॉज इट इज अ सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल, तो इसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल बी ब्रोकन। सो सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो गैस क्यों है, वो लिक्विड क्यों है, वो सॉलिड क्यों नहीं है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है, उसकी वोलेटिलिटी ज्यादा क्यों है, वो ज्यादा क्यों इवेपोरेट होता है इजीली, क्यों उड़ जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है इजीली, सारी प्रॉपर्टीज का एक ही आंसर है, दैट इज वीक intermolecular forces. That's all about today. Okay, then thank you so much. मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।